चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में कि कितने पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं सबसे मेन पार्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लिखेंगे ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ए पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस यानी एक पेयर टेस्टिस उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप टेस्टिस के ठीक पीछे यहाँ पे क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इस क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग इपीडिडाइमिस कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ए पेयर ऑफ इपीडिडाइमिस। ए पेयर ऑफ इपीडिडाइमिस, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसी इपीडिडाइमिस से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है, और उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट, या उसे हम लोग वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहेंगे स्पर्म डक्ट, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो हम इसे कहेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, या फिर इसे हम लोग स्पर्म डक्ट कह सकते हैं, स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट होगा। इसके बाद स्पर्म डक्ट के बाद आप देखेंगे तो यहां आपको जो है वह आगे बढ़ने के बाद यहां पर स्पर्म डक्ट से दो ग्लैंड्स अटैच्ड होते हैं। दो ग्लैंड्स है, दोनों स्पर्म डक्ट से ग्लैंड्स अटैच्ड है। तो यहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है, यहां पे अगला जो पार्ट हो जाएगा वह हो जाएगा, ठीक है, ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अगला नंबर आप देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल्स के बाद आगे आप बढ़ते हैं तो यहां पे आपको दिखाई देता है एक ग्लैंड जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो यह भी हो जाएगा ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टेट ग्लैंड। उसके बाद आप देखेंगे अगला जो पार्ट होगा वह हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड होता है यहां पे, ये वाला ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें आ जाएगा ए पेयर ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद आप बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के बाद आप देखेंगे तो स्पर्म डक्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहेंगे उसे, यूरेथ्रा कहेंगे। यूरेथ्रा हो जाएगा। इस यूरेथ्रा के चारों तरफ एक मस्कुलर प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है। ये जो मस्कुलर प्रोजेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं पेनिस। क्या कहेंगे इसे, पेनिस कहेंगे। ठीक है, पेनिस के बाद आप देखेंगे यह पेनिस आगे आने के बाद स्लाइटली स्वेलिंग कंसिस्ट करता है, ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। इस स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ पेनिस को हम लोग नाम दे देते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, ग्लांस पेनिस कहते हैं।
और ग्लांस पेनिस के ऊपर आप देख रहे हैं एक कवरिंग स्किन, एक कवरिंग और रिमूवेबल स्किन होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं इसे? फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस होते हैं। जब हम लोग इसके पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर, एक ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, यह ब्लैडर कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। इसको साथ में इसलिए बनाने का एक बड़ा रीजन, एक बड़ी वजह यह थी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसी वह उसकी ओपनिंग और सेमेन मतलब स्पर्म डक्ट की ओपनिंग दोनों एक ही जगह पे इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक जगह पे क्या हो जाएंगी? इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। और ये इंटरकनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन, ठीक है, ये वाला जंक्शन होता है जहाँ पे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। थोड़ा सा ये स्मैशिंग दिखता है, इंटरकनेक्टेड होंगे, और यही से आपका जो है वह दोनों पासेज एक साथ होता है, कॉमन पासेज होता है। यहाँ से स्पर्म्स भी, सीमेन भी, और यहाँ से यूरिन भी पास होता है। ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। अगर बात करें हम पेनिस की, सॉरी बात करें हम टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो है यह ओवल शेप्ड ऑर्गेन है जो एक मस्कुलर पाउच के भीतर, एक मस्कुलर, यहां पे आप देख रहे होंगे एक मस्कुलर पाउच है, और इस मस्कुलर पाउच के भीतर आपका टेस्टिस जो है वह प्रेजेंट होता है। इस मस्कुलर पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसे? स्क्रोटम कहते हैं। यह मस्कुलर पाउच जिसे हम लोग स्क्रोटम कह रहे हैं, यह स्क्रोटम हमारे बॉडी के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ होता है, लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर अरेंज होता है ये आपका स्क्रोटम। इसके स्क्रोटम बाहर अरेंज होने के पीछे भी एक वजह है। देखिए, स्क्रोटम जो है वह हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर, एडजस्टमेंट कह सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर। एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर, देखिए स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम जो होता है इसका टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी अगर मान लिया जाए कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 97 कह रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा इसमें माइनस हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा, और स्क्रोटम का टेम्परेचर हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा स्क्रोटम का। इसी स्क्रोटम के भीतर अपना रहता है टेस्टिस। इस टेस्टिस का काम क्या है? तो ये जो टेस्टिस होता है इसका काम होगा कि यह स्पर्म्स को फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यह स्पर्म को फॉर्म करेगा। स्पर्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि स्पर्म जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स होता है। तो ये टेस्टिस जो होंगे, दोनों टेस्टिस यह मेल गेमेट्स यानी स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं। इसी स्पर्म्स बनता है इसी के अंदर, यानी इस टेस्टिस के भीतर बनता है, लेकिन
वह इस टेस्टिस से बाहर जाकर इस क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के भीतर जाकर टेम्पोररली स्टोर हो जाता है। टेम्पररी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस एपिडिडाइमिस का काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कह सकते हैं। स्पर्म को क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। अब इसमें बना और इसमें जाकर क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रोटम, इसका स्क्रोटम का टेम्परेचर हमने कहा कि 3 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब है कि इसमें प्रेजेंट है मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म डेफिनेटली कम टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है, ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म से सरवाइव नहीं करेंगे, और इसीलिए स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि यह स्क्रोटम में होने के पीछे, और स्क्रोटम का जो है वह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होने के पीछे की आपको वजह बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसमें ये जो आपका वॉस डिफरेंस है, कौन है? वॉस डिफरेंस। तो आप देखेंगे क्या कि वॉस डिफरेंस जो है वह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वॉस डिफरेंस क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वॉस डिफरेंस क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वॉस डिफरेंस क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के भीतर में जो होता है एक खास तरह के सेल्स होते हैं। यह होते हैं आपके सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, इसकी लाइनिंग्स को फॉर्म करते हैं। लाइनिंग्स का मतलब होता है इनर प्रोजेक्शन। इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ठीक है, और यह हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहां से यानी एपिडिडाइमिस से जब स्पर्म्स निकलते हैं, इस स्पर्म डक्ट में आते हैं, वॉस डिफरेंस में आते हैं, तो यह जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वह यूनिडायरेक्शनल मूव करता है। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया कहते हैं। यह सीलिया हेयर नहीं है, लेकिन हेयर जैसा होता है साइटोप्लाज्म का बना हुआ। यह यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल मूव करता है ताकि यहां से स्पर्म को आगे के ट्रैवल करा सके, आगे के ट्रैवल में हेल्प कर सके। वैसे स्पर्म्स के पास खुद के मोशन के लिए, खुद के मोमेंट के लिए भी जो है वह उसके पास स्पेशल प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग टेल कहते हैं, लेकिन यह उसे और ज्यादा फास्ट मोमेंट में उसकी हेल्प कर देता है। दूसरा, यह इस पर्टिकुलर स्पर्म को इन वॉल्स के कांटेक्ट में आने से बचाता है। कौन? सीलिया। ठीक है, इसका रीजन यह है कि स्पर्म्स यहां से जाएंगे, अगर वॉल्स में चिपकते हैं तो उससे स्पर्म को नुकसान भी हो सकता है, और वो उसमें चिपक कर वहां पे रुक भी सकते हैं। उनका मोशन, उनका स्पीड जो हो सकता है वो कम भी हो सकता है। तो कई सारे वजह है जिसकी वजह से वहां पर सीलिया को अरेंज किया जाता है। दूसरी बात कि ये जर्म सेल्स होते हैं, तो हमारे नॉर्मल बॉडी के इस अदर पार्ट्स के कांटेक्ट में आने पर वह पार्ट्स उसे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मारने का प्रयास भी कर सकता है। तो यह कह सकते हैं कि यह सीलिया जो है वह इस पर्टिकुलर जो स्पर्म होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए इस वॉस डिफरेंस में प्रेजेंट होता है। यह वॉस डिफरेंस एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स को लेकर कहां पहुंच जाएगा? यूरेथ्रा के पास पहुंच जाएगा। कहां पहुंचा देगा? यूरेथ्रा के पास पहुंचा देगा। यानी यह वॉस डिफरेंस हमारे टेस्टिस या एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा से, और यह कैरी करता है स्पर्म्स को फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। इस बीच में यूरेथ्रा में पहुंचने से पहले आप देखेंगे कि इसमें कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट हो जाते हैं। इसमें कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट हो जाते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं, चाहे वो आपका जो है ये आपका सेमिनल वेसिकल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो, तो ये सभी ग्लैंड्स जो हैं एक इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं कि वह स्पर्म्स जब पहुंचते हैं, जब इसमें पहुंचेंगे कौन? स्पर्म्स, तो यहां पे जो प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स, ठीक है, यह ग्लैंड्स क्या करते हैं कि एक खास तरह के न्यूट्रिशियस अल्कलाइन विस्कस लिक्विड को सेक्रेट करते हैं। ठीक है, क्या सेक्रेट करेंगे? न्यूट्रिशियस
न्यूट्रिशियस, एल्कलाइन, विस्कस, विस्कस लिक्विड को सेक्रेट करते हैं। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर स्पर्म के साथ जाकर मिल जाता है ना, कि स्पर्म आ गया और ये लिक्विड आ गया, दोनों आपस में मिल गए और दोनों ने मिलकर जो मतलब आपका एक मिक्सचर तैयार किया, उसी मिक्सचर का नाम हो जाता है सीमेन। क्या नाम हो गया? सीमेन नाम हो गया। आप लोग अक्सर सुनते भी होंगे कि मतलब सीमेंट डाला जा रहा है, आर्टिफिशियली इंसेमेशन होता है, गायों को सीमेंट डाला जा रहा है, भैंसों को सीमेंट डाला जा रहा है, तो वो यही सीमेन होता है ना। तो ये बन गया आपका सीमेन दोनों में। अब देखिएगा यहाँ पे, यह जो लिक्विड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया गया, यह न्यूट्रिशियस होता है। कैसा होगा? न्यूट्रिशियस, यानी कि दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कंसिस्ट करेंगे? न्यूट्रिएंट्स होगा, वही उसी को हम लोग न्यूट्रिशियस कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट करेंगे फॉर व्हाट? फॉर whom? तो एक्चुअली वह स्पर्म्स जो कि लिविंग सेल्स हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पर्म्स जो है वह गेमेट है, लिविंग सेल्स हैं, और तभी तो वह मूव करेंगे, तभी तो आप वर्क करेंगे, तभी तो वह ग्रो करेंगे। तो वह लिविंग है और इन सेल्स को यह नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ये ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटेड न्यूट्रिशियस लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा यह इसका जो नेचर होता है वह कैसा होगा? एल्कलाइन बता रहा है। कैसा बता रहा है? एल्कलाइन। तो एल्कलाइन का मतलब हो जाता है कि हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि एल्कलाइन का मतलब होता है, जैसे हम लोग एल्कलाइन वर्ड है अल्कली, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अल्कली का मतलब होता है कि बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस that can dissolve in water। ठीक है, यानी जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कलाइन या अल्कली कहते हैं। तो ये देखिए, इसका नेचर अल्कलाइन है, मतलब है कि उसका नेचर क्या कहा जा सकता है? बेसिक नेचर कहा जा सकता है। इसकी बेसिक होने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि जो सीमेन पास होगा, जो आपका स्पर्म्स पास होगा, वह कहां से पास होगा? यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा का मतलब है कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आता होगा। क्या आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा, और यूरिन कंसिस्ट करता है यूरिक एसिड को। किसे कंसिस्ट करता है? यूरिक एसिड को। अब देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। और आपको पता है कि एसिड और बेसेस आपस में केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह इस यूरिक एसिड का इफेक्ट हमारे स्पर्म्स पर नहीं होगा, ताकि वह स्पर्म से हेल्दी हो, फिट हो और अपने प्रॉपर वर्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो है वह अल्कलाइन होने के कारण वह यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म्स यूरेथ्रा से बिना किसी प्रॉब्लम परेशानी के आगे बढ़ सके। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स का काम यही होता है। ग्लैंड्स से स्पर्म्स कहां आ जाएंगे? तो वह आ जाएंगे आपका यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से चले जाएंगे कहां पर? तो इनका टारगेट होता है वजाइना, उस वजाइना में इनको जाना है। ठीक है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भीतर जाना है। अब इसमें देखेंगे यूरेथ्रा जो है वह नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा क्या है? नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इस नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मस्कुलर प्रोजेक्शन इसके चारों तरफ जो है वह होते हैं। इसी मस्कुलर प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। पेनिस कहते हैं। यह पेनिस जो है वह एक मसल, एक तो सबसे पहले कि मसल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मसल्स का। इसलिए इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है ना। और दूसरा, मसल्स के साथ साथ इसमें प्रेजेंट होता है रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स।
रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स। ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स पेनिस में प्रेजेंट होता है। कारण इसमें है कि जिस समय मेटिंग या कॉपुलेशन प्रोसेस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेटिंग कहें, कॉपुलेशन कहें या सेक्सुअल इंटरकोर्स कहें, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इसमें स्लाइट हार्डनेस का होना जरूरी है। स्लाइट हार्डनेस का होना जरूरी है, क्योंकि वह जनरली कैसे रहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो वैसे ही इसमें स्लाइट हार्डनेस आ जाएगा। स्लाइट एंड टेम्पररी हार्डनेस आ जाता है, ताकि यह कॉपुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, यानी वेजाइना में एंटर कर सके, और वेजाइना में एंटर करके स्पर्म्स को वजाइना के अंदर रिलीज कर सके। तो देखिए कहां जाएगा ये पेनिस, वजाइना में। और वजाइना जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मस्कुलर ट्यूब होता है, और उस मस्कुलर ट्यूब का भी इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। वहां का भी इन्वायरमेंट कैसा होगा, एसिडिक होगा, और इसलिए यह अल्कलाइन होने के कारण उस इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकेगा, न्यूट्रलाइज कर सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसका एल्कलाइन होना जरूरी है। दूसरी बात, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इन हेप्लाइटिक सेल्स को, तभी वह आगे के फर्दर प्रोसेस, आगे के फर्दर ट्रैवलिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएंगे जब वो हेल्दी होंगे, है ना। जब वो कैसे होंगे, हेल्दी होंगे, और हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो है वह लिक्विड प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को, ताकि वह वेजाइना से वह आगे के ट्रैवलिंग को परफॉर्म कर सके। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि वेजाइना से उन्हें कहां जाना होता है, कहां पहुंचना होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है वह पेनिस। पेनिस जो है वह आगे बढ़ता है, पेनिस आगे बढ़ेगा तो यहां पे एक मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है, एक मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है, और ये जो है यह मस्कुलर प्रोजेक्शन थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, जिसका नाम क्या हो गया, ग्लांस पेनिस नाम हो गया। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस नाम हो गया। और जानते हैं ग्लांस पेनिस का काम क्या है, तो इसका जो सरफेस होता है इस पर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो आपको जो है वह मतलब क्या एक खास तरह के लिक्विड को सेक्रेट करते हैं। ठीक है, दो तरह के अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, और ये लिक्विड को सेक्रेट करते हैं जिसमें म्यूकस सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। म्यूकस और ऑयल दो चीजें सेक्रेट करते हैं, म्यूकस और ऑयल, दो चीजें क्या क्या सेक्रेट करेंगे, तो याद रखिए दो चीजें सेक्रेट करते हैं, एक म्यूकस और दूसरा सेक्रेट करते हैं ऑयल। ठीक है, म्यूकस और ऑयल सेक्रेट करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स इसमें होते हैं। तो म्यूकस सेक्रेट करता है, और म्यूकस का भी, अच्छा म्यूकस का भी नेचर कैसा होगा, याद रखिए म्यूकस का जो नेचर होगा वह भी एल्कलाइन नेचर होगा। ठीक है, म्यूकस का नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर होता है। यह भी क्या करता है कि म्यूकस अल्कलाइन नेचर होने के साथ साथ ये क्या करता है कि वेजाइना का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसको मैक्सिमम कोशिश करता है कि उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि स्पर्म्स को और ज्यादा परेशानी और ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए, तो ये क्या करेगा, सबसे पहला तो करेगा कि उसको इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास है। दूसरा ऑयल ग्लैंड होता है, ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। जिस समय कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय यह इस फ्रिक्शन, लगने वाले फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करके कम कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ग्लैंड्स जो हैं वह इसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए होता है। एंड इसके पास जो है वह एक खास तरह का न्यूरॉन्स होता है, जिसके कारण कॉपुलेशन के समय मेल्स को प्लीजर फीलिंग आती है। ठीक है, प्लीजर फीलिंग आती है। इसी प्लीजर फीलिंग के कारण आगे वाला प्रोसेस होगा जिसे हम लोग कहते हैं इजाकुलेशन। प्लीजर फीलिंग जब हो जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स में, जब लीस्ट मतलब मैक्स प्लीजर फीलिंग होता है, उसी समय एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इजाकुलेशन, यानी रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस। रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स या सीमेन इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस इज कॉल्ड इजाकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजाकुलेशन के समय इसका प्लीजर फीलिंग कराना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आप देखेंगे तो होता है क्या, फोर स्किन। क्या देखेंगे आप, फोर स्किन होता है ना, फोर स्किन होता है, फोर स्किन होता है। ठीक है, फोर स्किन होने के पीछे एक वजह होती है कि चूंकि यह ग्लैंड है, ग्लांस पेनिस है और हाईली सेंसिटिव होता है। कैसा होगा, हाईली सेंसिटिव होता है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं ओपन रीजन, ठीक है, और इसलिए सेंसिटिव होने के कारण यह आसानी से जो है, अगर यह ओपन में रहा तो यह आसानी से इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है और इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स, मेल्स जो है वो आसानी से किसी भी डिजीज का शिकार हो सकते हैं। तो यह फोर स्किन इसको कवर करके रखता है ताकि मेल्स जो है वह किसी डिजीज का शिकार न हो। लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो फोर स्किन होगा वो रिमूव हो जाता है। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ताकि ये जो ग्लांस पेनिस है या वेजाइना के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और इससे ज्यादा मैक्सिमम प्लेजर फीलिंग करा सके। ये प्रोसेस होता है, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, हर एक पार्ट का एक एक करके फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।